Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about RBI increases key lending rates. So RBI ने recently यहाँ पे increase किया है some of the lends by 35 BPS, pegs GDP growth at 6.8%. तो यहाँ पे क्या बोले? So the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India on Wednesday increased the policy repo rate by 35 basis points, okay, to 6.25%, and standing deposit facility stands at raised 6%. So what is this basic point which is known as the repo rate? तो पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज द आरबीआई, lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds. So here the central bank purchases the security of that respective banks. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का पहले अराउंड 6% के थे, तो अभी यहाँ पे बढ़ा के 6.25% कर दिया गया है। और ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये बेसिकली क्या है? इट इज अ लिक्विडिटी विंडो थ्रू विच द आरबीआई विल गिव बैंक्स एन ऑप्शन टू पार्क एक्सेस लिक्विडिटी विथ इट। अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा है तो यहाँ पे वो बैंक्स डायरेक्टली आरबीआई के साथ अपना जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो वहां पे पार्क कर सकते हैं। और इसी रेंज के बेसिस पे 6% के बेसिस पे वो बैंक्स कमाएंगे किससे? आरबीआई से। सो देयरफॉर वी कुड सी दिस 2 basis point ऑफ रेपो रेट which is the rate at which the central bank of a country lends money to commercial banks, ये और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये दोनों बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे सेंट्रल बैंक कमेटी का मार्जिनली लोअर द जीडीपी प्रोडक्शन टू 6.8%, ओके, विद द थर्ड क्वार्टर रजिस्टरिंग फ्रॉम अराउंड 4.4%। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो लेंडिंग रेट है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे हम लोग का जो न्यूज है इसी में आके रुक जाता है कि लाइक द policy repo rate as well as the standing deposit facility rate is increased by this respective RBI. इसी के साथ हम लोग दो तीन और देखते हैं, विच इज नोन एज मर्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये क्या है? इट इज अ विंडो फॉर द शेड्यूल्ड बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली। ठीक है, तो ये होता है एमएसएफ, दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बाद हम लोग का होता है एक बैंक रेट, that is a rate charged by the RBI for lending funds to commercial banks। ठीक है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? द कमर्शियल बैंक हैज टू होल्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज अ रिजर्व विद इन द सेंट्रल बैंक, तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है हम लोग का एसएलआर, जो स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। तो इट इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज। तो ये सब एक एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रेट्स होते हैं, दैट इज बिटवीन द सेंट्रल बैंक एज वेल एज द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये न्यूज में था। ठीक है, याद रखना ये सब जो इकोनॉमिक रेट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। रिव्यू प्ली अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए यहाँ पे जो एक वर्डिक्ट डाले थे, ठीक है, सो रिसेंटली वी कैन सी दैट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जो 10% कोटा है फॉर ईडब्ल्यूएस, ओके, इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक रिव्यू पिटीशन डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू पिटीशन पे अभी जो लाइक अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, तो ये हम लोग को जानना चाहिए। सो इफ बेसिकली यू शुड नो अबाउट द ईडब्ल्यूएस, तो हम लोग जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस इज बेसिकली अ रिजर्वेशन कोटा ऑफ 10% गिवन टू the economically weaker sections in government jobs and admissions, okay, that will examine or that is via that was brought by the respective government by the amendment of 103rd CAA। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको 10% का एक लाइक विंडो देते हैं, सो दैट दे कुड डायरेक्टली बिन getting some of the admissions towards some of the government jobs as well as some of the government colleges। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लाइक देयर आर वेरियस नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस कोटा, बट यहाँ पे कुछ कुछ आर्गुमेंट्स आया भी है अगेंस्ट दिस ईडब्ल्यूएस कोटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत देखा गया था कि बहुत लोग यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग नहीं करते, फिर भी वो लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट निकाल के जो जॉब्स है, जो सीट्स है, वो क्लेम करते हैं। ठीक है, तो ये एक इनजस्टिस फैल रहा है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे
जो ईडब्ल्यूएस का वैलिडिटी है उसी का क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे एक प्ली डाला गया। तो अभी देखते हैं फिलहाल कि इन फ्यूचर क्या होता है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। न्यू फंक्शनलिटी फॉर यूपीआई पेमेंट्स। सो आरबीआई टू इंट्रोड्यूस न्यू फंक्शनलिटी इन यूपीआई पेमेंट्स अलाउइंग मल्टीपल डेबिट्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज बेसिकली दिस यूपीआई। तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो इट्स अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम दैट हेल्प्स in instant and quick transfer of funds between two bank accounts. So the transfer of funds is done through a single mobile application, and some of the important features of the UPI are supposedly immediate fund transfer. UPI is available for 24 hours. It is also available on public holidays. Every bank provides its own UPI. Okay, it can be utilized for making payments to merchants. Okay, also any type of complaints can be raised from mobile app directly. So therefore, we can see that this UPI is basically one of the very key element of today's time period. तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे जो उनके जो सर्विस है अब दिस यूपीआई उनको और बढ़ाने के लिए यहाँ पे आरडीआई ने एक सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स फंक्शनलिटी का यहाँ पे एक सिस्टम एनेबल किया है, जिसके थ्रू से यहाँ पे एक ही साथ बहुत सारे जगहों में आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे इवन वी कुड सी दैट जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, जो आपका रेकरिंग करंट अकाउंट है, वहां से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे यूपीआई का फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए, यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए, ओके, ईज ऑफ पेमेंट्स के कारण यहाँ पे आरबीआई ने ये जो नया फंक्शनलिटी है ये डायरेक्टली एड अपॉन किया है, सो दैट वी कुड अलाउ मल्टीपल डेबिट्स इन दिस यूपीआई प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बात बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ईएसएमए। तो यहाँ पे जो हम लोग रिसेंटली सुने थे अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो यहाँ पे जो ईएसएमए और आरबीआई का जो रोल चल रहा था, ठीक है, एक टसल चल रहा था। तो ईएसएमए क्या है? इट्स बेसिकली द यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे जो शक्तिकांत दास है, our RBI governor, he said that Indian market infrastructures complied with all the international standards. Okay, and therefore this European regulators needs to trust India's credibility. ठीक है, तो वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग डायरेक्टली इंडिया को ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज टुडे इवन ऑल द यूरोपियन लेंडर्स सच एज एचएसबीसी, देवसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है, तो ये लोग बोले थे कि हम लोग 15 and 25% के बीच में हम लोग निगोशिएट करेंगे, हम लोग डील करेंगे विद रेस्पेक्टिव टू दिस आरबीआई। So now RBI does not want any foreign agencies inspecting entities regulated by it. So India needs this institution here more and non-complying with these norms. So today we could see that यहाँ पे जो ये डिस्प्यूट चल रहा है कि जैसे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी जब तक हम लोग का रेगुलेशन अथॉरिटीज यहाँ पे जाके आप लोग का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने देश में इस डिजिटल करेंसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो नाउ आरबीआई इज वेरी मच एडamant एज ऑफ नाउ, और होना भी चाहिए कि यहाँ पे, क्योंकि इन लोग का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है इस पूरे वर्ल्ड में। तो आज हम लोग का अगर एक स्टेबल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी की तरह हम लोग को दिखाना है, तो इवन दे हैव टू कंप्लाई विथ our respective scenario so that we could project our digital currency in the coming time periods. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये न्यूज था about how this European authorities, European regulators are not directly admiring the conditions made by the RBI to control the respective digital currency. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये न्यूज चल रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सपोर्ट्स गेट ROTTEP बूस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लाइक दिस ROTTEP ये क्या चीज है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? So this scheme would refund to exporters the embedded central, state, and local duties or taxes that were so far not being rebated or refunded, and therefore placing India's export at a disadvantage. So this rebate under the scheme would not be available in respect of duties and taxes already exempted or remitted or credited. So it was started in January 2021 as a replacement for the MEIS, that is the Merchandise Export from India scheme, which was not compliant with the rules of the WTO. ओके, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे रेट्स रखा गया था कि यहाँ पे जो टैक्स रिफंड्स होंगे ये रेंज करेंगे 0.5 to 4.3% के हिसाब से, and this rebate will have to be claimed as a percentage of the Fed on board value exports. So what is the significance of this ROTTEP? So यहाँ पे इसका enhance करेंगे किस चीज का? इंडिया का competitiveness को। It also is par with the international standards, and ये जो assessment system है, it is an automated assessment system, okay, which is fully automatic for the exporters, and businesses will get access to their refunds for GST via an automatic refund route.
लेकिन यहाँ पे फिर भी कंसर्न है लोगों के बीच में, एक्सपोर्टर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स है वो बेसिकली लोअर है एज कंपेयर टू MEIS। ऑल्सो जो कि लास्ट सेक्टर है बेसिकली परफॉर्मिंग इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है, स्टील, फार्मा, तो इन सब में ये सब डिप्राइव किया गया। तो अभी फिलहाल के लिए जो इंडिया का गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि फार्मा, केमिकल्स, आयरन, स्टील, ये सबको हम लोग RDO DTP के तरह से बूस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इनका रेट्स है वो हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि लाइक drugs and pharma exports fell more than 9%, while chemical exports stayed by a steeper 16.5%. ओके, सो यहाँ पे जो इनके अनरिकवर्ड एलिमेंट्स है, जो इनके प्रोसेस है, ओके, जो इनके कंप्लेंट्स है, उसको टैकल करके हम लोग इसको बूस्ट करेंगे सो दैट दे कुड गेट अ इजियर रिफंड अंडर दिस रिस्पेक्टिव स्कीम। और इनका रिफंड्स का जो रेट है अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, तो ये रिफंड का रेट्स भी अभी थोड़ा बढ़ाएंगे, ओके, सो दैट दे कुड गेट सम ऑफ द एलिजिबल return out of this respective investment that they are doing with respective to the exports of pharma, chemicals, iron, steel and this respective products. Okay, तो उसी के बेसिस पे ये स्कीम था, that is known as the RODTEP, that is the remission of duties and taxes on exported products. ठीक है, चलो लास्ट में आते हैं एडिटोरियल में। सो व्हाट वी कैन सी अबाउट दिस एडिटोरियल, तो यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। सो दिस बिम्स्टेक, like we can see that South Asia is very much vital to India's national interest, ठीक है, and South Asia is critical to India's economic development, even the security, environmental concern. So this is best captured in the current government policies of neighborhood first, okay, but today we could see that just because of the failure of the SARC, okay, so we could see that because of the presence of these two hostile enemies like Pakistan, okay, and also we could see about China supporting Pakistan in every front. So SARC literally got failed. Okay, so now we have to go for some of the bilateral ties with all the countries basically in our South Asia. So आज अगर through BIMSTEC, BIMSTEC क्या होता है? It is an intergovernmental organization established in 1997. Okay, and BIMSTEC comprises 5 South Asian nations, that is Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, and Sri Lanka, and 2 Asian countries, that is 2 ASEAN countries, that is Myanmar and Thailand. So importantly, Pakistan is not a part of the BIMSTEC member, कि नहीं तो अगर पाकिस्तान होता तो ये सार्क के तरह BIMSTEC भी एक फेलियर होता। तो BIMSTEC का प्रॉमिस क्या है? BIMSTEC प्रॉमिस करते हैं कि it is preferable to build the organization into a powerful regional organization, thus by making a good number of charters so that everything associated with BIMSTEC could be followed dedicatedly, ठीक है। सो इसीलिए BIMSTEC should not end up as another SARC, तो उसी का यहाँ पे चिंता कर रहे हैं कौन, ये राइटर, कि लाइक BIMSTEC should not end up as another SARC. For this, its member countries should raise the stakes and a high quality free trade agreement, क्योंकि आज हम लोग का जो साफ्टा है वो एक फेलियर है, दैट इज द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि आज ये साफ्टा में पाकिस्तान इंटीग्रेट नहीं है, पाकिस्तान हम लोग को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते नहीं है, पाकिस्तान इवन हम लोग को MFN स्टेटस भी दिया हुआ नहीं है, दैट इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन. So therefore, a high quality FTA offering in deep economic integration would be an ideal step in this BIMSTEC. So likewise, India should also explore the legal ways to move successful SARC institutions such as SAU to BIMSTEC, that is the South Asian University, जो कि हमारे दिल्ली में है, तो उसको कैसे हम लोग BIMSTEC में भी आगे लेके जाए, तो उसी का बात यहाँ पे बोला गया है. So this steps will give stronger roots to the BIMSTEC and will enable erecting a new South Asian regional order based on incrementalism and flexibility, ushering in prosperity and peace in this region. तो उसी के बेसिस में यहाँ पे सार्क का जो इंपॉर्टेंस है उसको बताया गया है कि हाउ दिस सार्क कुड बी वेरी अ गुड स्टेप फॉर द रीजनलिज्म दैट वी कैन सी एक्सेप्ट पाकिस्तान इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये BIMSTEC मेंबर्स है, देख सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे वही बोला गया कि हाउ वी कुड डायरेक्टली सी दिस BIMSTEC कुड बी अ सक्सेस सो दैट वी कुड मेक अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.5 बिलियन व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अ ह्यूज सक्सेस एंड विल टेक देम टू द ट्रैजेक्टोरी ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे सार्क के बारे में बोला गया है कि हाउ दिस सार्क कुड also tackle some of the regional issues, be it maritime security, be it the connectivity networks and tourism, be it disaster management, be it cultural connectivity, be it food security, be it the recent Rohingya crisis of Myanmar. So ये सब बेसिस पे हम लोग सार्क को समझते थे कि ये लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन सिंस सार्क इज अ फेलियर एज ऑफ नाउ, तो BIMSTEC कैन बी एन अनदर ऑप्शन टू टेक द प्लेस ऑफ द सार्क सो दैट we could solve all this problem cooperatively and with a good relationship with one another.
ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये एडिटोरियल लिखा गया था। ठीक है, चलो, तो इस आर द 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज डू अटेम्प्ट दिस एमसीक्यूज एंड डू join our WhatsApp as well as Telegram channel for further updates and some of the free study materials. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.